जय हिंद साथियों। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हम ये चर्चा कर चुके हैं कि एक फर्स्ट जनरेशन टैक्स एडवोकेट को एक अच्छा अकाउंटेंट होना भी जरूरी है, या कम से कम अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज होना तो जरूरी है। अकाउंटिंग में जैसे देखिए, सभी जगह सभी फील्ड्स में सभी सब्जेक्ट्स के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, तो उसी तरह अकाउंट्स में भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर आपको एक अकाउंटेंट बनना है या एक टैक्स एडवोकेट बनना है तो अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स को समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन बेसिक टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेटर्स की। डेटर्स हिंदी में कहते हैं देनदार। देखिए, डेटर्स की अगर हम बात करें, डेटर्स कौन लोग होते हैं? अब तक आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोगों ने आपको बताया भी होगा, या हम अपने रोजमर्रा के लेन देन में भी इस टर्म्स को बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। डेटर्स केवल वो आदमी होता है जिसने आपसे आपका माल या आपकी सर्विसेज उधार ली है, अभी तक पैसा नहीं आया है। यहाँ याद रखने वाली बात, गौर करने वाली बात यह है कि उसने आपसे आपकी सेवाएं या आपका माल उधार लिया है तो उसको डेब्टर कहा जाएगा। यदि उसने पैसा उधार लिया है तो वो डेब्टर नहीं है, वो आपका बोरोवर हो सकता है। यदि उसने आपसे पर्सनल लेवल पर कोई लेन देन किया है, यानी आपकी यारी दोस्ती में पैसे उधार लिए हैं, तो उसे डेबिटर नहीं कहा जाएगा, वो आपका बोरोवर है। डेबिटर यानी देनदार होने के लिए जरूरी है कि उसने आपका माल या सेवाएं ली हों जिनसे आप अपना व्यापार चला दें। आई बात समझ में? सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं जी? आइए समझते हैं। क्रेडिटर केवल वो लोग होते हैं जिनसे आपने उधार माल या सेवा खरीदी है और उनका पेमेंट अभी बाकी है। यदि आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो वो आपका फाइनेंसर हो सकता है, लेंडर हो सकता है, लेकिन क्रेडिटर नहीं हो सकता। क्रेडिटर होने के लिए शर्त यही है कि आपने उससे माल या सेवा ली हो और अभी तक उसका पेमेंट बकाया हो। तो डेटर और क्रेडिटर में अंतर आपको समझ में, मुझे उम्मीद है, आ गया हो। डेबिटर होने के लिए जरूरी है आपने अपना माल या सेवाएं उसको सेल की हो, बेची हो। क्रेडिटर होने के लिए जरूरी है कि उससे माल या सेवा ली हो। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है हमारा कैपिटल। कैपिटल से आमतौर पर एक आम आदमी से आप पूछेंगे जो जस्ट इंग्लिश जानता होगा या अकाउंट से उसका कोई वास्ता नहीं पड़ा होगा, आप पूछेंगे कैपिटल का मतलब, तो आपको तरह तरह के जवाब मिलेंगे। सब कैपिटल मतलब राजधानी। जबकि टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए या अकाउंटेंट्स के लिए कैपिटल का मीनिंग कुछ और है। कैपिटल का मतलब है आपकी पूंजी, यानी मालिक ने जो पैसा, अपना पर्सनल पैसा व्यापार में लगाया है, वो उसकी कैपिटल है। अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया है। यदि पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब होता है क्या? एक से ज्यादा लोग, यानी पार्टनर्स। उन पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया है उसे पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। यदि कंपनी फॉर्म में आप बिजनेस कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स आपके इन्वेस्टर होते हैं, यानी शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा है। कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस ओनर्स का इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस के अंदर। समय समय पर जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो भी जो उनका हिस्सा, यानी ओनर्स का जो हिस्सा है, वो भी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। यदि किसी तरह का लॉस होता है किसी फाइनेंशियल पीरियड में, देन वो डिडक्ट हो जाता है। कहां से? कैपिटल अकाउंट से।
यहाँ हमें ये समझना जरूरी है, व्यापार और व्यापारी दो अलग अलग चीजें हैं। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं किसके? व्यापार के। व्यापार के अलग व्यापारी की कोई पर्सनल ट्रांजैक्शंस यदि है तो हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बुक्स हम केवल कब करते हैं? यदि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए हुई है तो, यानी मालिकों का पैसा जो लगा हुआ है वह सब कैपिटल, और बाहर वालों का पैसा। भाई आप लोगों ने इतना तो समझ लिया, जो मालिकों का पैसा है, प्रोप्राइटर्स का पैसा है, पार्टनर्स का पैसा है, पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल, और बाहर वालों का पैसा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सा पैसा? जो आपको बाहर वालों का चुकाना बाकी है, इसे हिंदी में कहते हैं दायित्व। वो पैसा जो आपको किसी बाहर वाले को देना है, यानी किसी से यदि आपने माल लिया है और अभी तक पैसा नहीं गया, लाइबिलिटी। किसी से आपने लोन लिया है, पैसा नहीं दिया, लाइबिलिटी। किसी से आपने कोई एसेट्स खरीद ली और पेमेंट नहीं किया, देन उसको लाइबिलिटी कहा जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात है, लाइबिलिटी केवल वो पैसा है जो आउटसाइडर्स का है, यानी बाहर वालों का पैसा लाइबिलिटी है और मालिकों का पैसा कैपिटल है। यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर वो जो लोग जो हमारे यहाँ काम करके गए या जो काम कर रहे हैं, कोई खर्च हो गया, उसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, उसको क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, वो मालिक नहीं है, आउटसाइडर्स है, लाइबिलिटी है, लेकिन जो खर्च हो गया और आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, प्रोविजंस, उनको प्रोविजंस कहा जाता है। कई बार क्या हमेशा यही होता है कि आपने काम, आपके स्टाफ ने कर लिया और महीना पूरा कब हुआ? 30 तारीख को या 31 को। सैलरी का पेमेंट कब होता है? 7, 10 या 11। तो 30 तारीख तो उसने का काम हो गया, तो आपको पैसा जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा और प्रोविजन में उस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो हो गया। आपके सर पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपको पैसा तो चुकाना ही है। तो वो पैसा कब चुकाया जाएगा? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक सिस्टम है, जो आपको अगले महीने की 7 या 10 या 12 जो भी आपके यहाँ डिसाइडेड टाइम है उसको पेमेंट करना है, उनको प्रोविजंस कहा जाता है। एसेट्स किसको कहा जाएगा? एसेट्स केवल वो चीजें, कोई फिजिकल थिंग, कोई फिजिकल चीज जैसे कि कंप्यूटर, जनरेटर, बिल्डिंग, प्रिंटर, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु जिसकी सहायता से आप अपना व्यापार कर रहे हैं, या ऐसा कोई अधिकार जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब चीजों को क्या कहा जाएगा? एसेट्स, यानी संपत्ति, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, यानी 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए चलेगा। कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई शोरूम स्टार्ट करते हैं, एक साइन बोर्ड बनवा देते हैं। अब साइन बोर्ड ऐसा तो है नहीं 1 साल चलेगा या 1 साल से ज्यादा चलेगा। जनरली शुरुआत में जो लग गया सालों साल चलता रहता है, सालों साल चलता रहेगा, दैट मीन्स वो आपकी एसेट्स है। हाँ, उसकी कुछ वैल्यू हर साल कम हो जाती है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, कंप्यूटर्स खरीदते हैं, मशीनें खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं, पैसा तो जेब से गया है लेकिन पूरा खर्च नहीं हुआ, ना ही 1 साल में खत्म होने वाला है। एसेट्स होने के लिए जरूरी है कि उसकी लाइफ 12 महीने या उससे ज्यादा हो। तो ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी सभी चीजें क्या कही जाएंगी? आपकी एसेट्स। नेक्स्ट टर्म है हमारा गुड्स। अब कुछ लोगों को याद आया होगा, हाँ जी हमारी मैडम भी वेरी वेरी गुड लिखती थी, 1 से ज्यादा गुड यानी गुड्स हो जाते होंगे। नहीं, गुड्स किसको कहते हैं जी? माल।
माल से तो नहीं कुछ याद आया? नहीं। माल यानी वो चीजें, वो आर्टिकल जो आपने खरीदे किस नियत से है? बेचने के लिए। अगर आपने कोई संपत्ति, कोई वस्तु आपने इस्तेमाल के लिए खरीदी है, वो तो है आपकी एसेट्स। और कोई प्रोडक्ट, कोई आइटम आपने खरीदा है किस इरादे के साथ कि अब इसको सेल करेंगे कुछ मार्जिन कमाकर, उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को क्या कहेंगे? गुड्स, यानी माल। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको आपने खरीदते टाइम तो खरीदा था क्या सोच करके कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर, भले ही किसी वजह से उसको शाम को, कल को या 1 साल होने से पहले ही उसको बेच दें, फिर भी वह माल नहीं होगा, गुड्स नहीं होगा। गुड्स के लिए जरूरी है हम खरीदते टाइम इस इंटेंशन के साथ खरीदें कि इसको बेच करके प्रॉफिट अर्न करना, और उसको बेच करके जो पैसा आया वही हमारा नेक्स्ट टर्म है। जिस काम के लिए आप बैठे हैं उसको काम करने से जो पैसा आया उसको रेवेन्यू कहा जाता है। यानी यदि आप माल बेचने के लिए खरीदे हैं, माल बेचने से जो पैसा आया रेवेन्यू, या किसी तरह की सर्विस बेचने के लिए आप बैठे हैं तो उस सर्विस को बेचने से जो पैसा आया उसको रेवेन्यू कहा जाएगा। यदि आपने किसी से पैसा उधार ले लिया तो नहीं, यदि पैसा उधार लिया है तो वो आपका रेवेन्यू नहीं है, भले ही आपकी नीयत उसे वापस देने की हो या ना हो। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे भी, जो उधार भी ले लिया तो मान लिया कि कमा लिया। नहीं, रेवेन्यू केवल वही रहेगा अकाउंटिंग में। रेवेन्यू केवल वो आइटम जो आपने खरीदा, जो आपने प्राप्त किया है अपना माल या अपनी सेवाएं, अपना गुड्स या सर्विसेज सेल करके, और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने कुछ ना कुछ खर्च भी किया होगा, तो उस खर्च को कहा जाता है एक्सपेंस। आपने माल खरीदा और बेच दिया, बेचने से जो पैसा आया रेवेन्यू, और जो आपके यहां से गया उसकी कॉस्ट एक्सपेंस कही जाती है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है या नहीं? एक्सपेंस यानी जो रेवेन्यू कमाने के प्रोसेस में आपने खर्च कर दिया, यानी कुछ लोगों को सैलरी दी, कमीशन दिया, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो हमने सेल किया है, वह सब एक्सपेंस। अब अगर ये एक्सपेंस है तो फिर एक्सपेंडिचर क्या है? अक्सर अकाउंटेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, एक्सपेंड एंड एक्सपेंडिचर इज द सेम थिंग। नहीं, वो सेम थिंग कभी नहीं होती। एक्सपेंडिचर, जितना माल आपने खरीदा उनकी कॉस्ट एक्सपेंडिचर, और जितना आपने बेच दिया उसकी कॉस्ट एक्सपेंस। इसके लिए एक डिटेल वीडियो की जरूरत है, जुड़े रहें चैनल के साथ। इसके लिए एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस को डिफरेंशिएट करते हुए डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट टर्म में हमारा परचेजेस। परचेजेस यानी माल की खरीद। उस माल की खरीद, वो एक्टिविटी जिसमें आप माल को खरीद रहे हैं बेचने के लिए, उसको परचेज कहा जाता है। संपत्ति खरीदी वो परचेज नहीं है, केवल माल की खरीद ही परचेज कही जाएगी। या आपने किसी और मकसद से कोई चीज खरीदी, कोई वस्तु खरीदी, वह परचेज नहीं है, केवल माल की खरीद ही परचेज कही जाएगी, और माल की बिक्री को सेल्स कहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है, केवल माल की बिक्री सेल नहीं है, सर्विसेज की बिक्री को भी सेल कहा जाएगा। और हमारा नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। स्टॉक यानी जो माल बिकने से रह गया। अब आप कहेंगे सर वो कंप्यूटर खरीदा था, वो भी तो अभी तक रखा हुआ है हमारे पास, ये भी तो बचा हुआ है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखें, इसको आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा था। आपने इसको, इस कंप्यूटर को, फर्नीचर को आपने किस लिए खरीदा था जी? इस्तेमाल करने के लिए। ये तो आपकी एसेट्स का पार्ट है, ये तो परचेज है ही नहीं, ना ही ये आपके गुड्स का पार्ट है।
जो माल आपने खरीदा था इस इंटेंशन के साथ इसे बेचकर पैसे कमाने हैं और वो अभी तक नहीं बिका, वह स्टॉक कहा जाएगा। अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे हैं, यानी 31 मार्च आ गया है, या कोई और पीरियड के एंड में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहे हैं, तो उस पीरियड के एंड में जो माल बचा हुआ है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। और अगले पीरियड के लिए, अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए या अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? बाकी अगर कोई चीज समझ ना आए तो इसी वीडियो पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी आपकी क्वेरीज जो होंगी उसके लिए हम डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं, या आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप पर आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स। सर अब ये ड्राइंग क्या भला है? वही जो बचपन में हम बनाते थे, आम का चित्र ड्राइंग फाइल में, साड़ी की बेल। अब हो सकता है आप लोग कुछ नई चीजें बनाते हो, हम लोग अपने क्लास में वही बनाया करते थे ड्राइंग फाइल में, नहीं पेंसिल से कलर्स के साथ। लेकिन अकाउंटेंट्स की ड्राइंग, अकाउंटेंट्स के लिए ड्राइंग्स कुछ अलग होता है। व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार के गल्ले से, व्यापार के बैंक अकाउंट से या व्यापार के गोडाउन से अपने पर्सनल जरूरतों में कुछ खर्च कर रहा है। वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकती है, या इन टर्म्स ऑफ गुड्स, या इन टर्म्स ऑफ एसेट्स भी हो सकता है। उन सब चीजों को ड्राइंग्स कहा जाता है और उनको डिडक्ट कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट से। यानी कोई भी वो चीज, कोई भी वो वस्तु, कोई भी वो माल या कोई भी वो एसेट्स जो खरीदी गई थी व्यापार के लिए और यूज कर ली व्यापारी ने अपने निजी मकसद के लिए, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, उसको ड्राइंग कर दिया कहा जाता है और उसको डिडक्ट किया जाता है कैपिटल से, कैपिटल अकाउंट से उसको डिडक्ट करके नेट कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है। लॉसेस क्या है जी? जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो नेट रिजल्ट जो हमें मिला वह नेगेटिव आ रहा है, यानी हमारा रेवेन्यू तो है कम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अदर एक्सपेंसेस हैं ज्यादा, देन इट विल बी रिजल्टेड एज लॉस। एंड अगर हमारा रेवेन्यू है ज्यादा और हमारी एक्सपेंस है कम तो उसको क्या कहा जाएगा जी? प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस दोनों में कुछ भी हो, यह हमेशा ट्रांसफर किया जाता है कहाँ? कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा टर्म है कौन सा जी? इनवॉइस। इनवॉइस यानी माल को बेचते समय एक पर्चा बनता है। आप लोग भी जब कभी खरीदारी करते होंगे तो एक पर्चा बना के दुकानदार देता है, उसमें लिखता है 4 पीस 50 रुपए के हिसाब से 200 रुपए हो गए, इसके ऊपर 18% GST यानी 36 रुपीज़ हो गई, टोटल अमाउंट 236 आपको पे करनी है। तो उस पर्चे को क्या कहा जाता है जी? इनवॉइस। इनवॉइस यानी वो स्टेटमेंट, वो रिकॉर्ड जहां लिखा गया है, जिस पर्चे पर लिखा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट पेबल, टर्म्स ऑफ पेमेंट, उसको कहा जाता है इनवॉइसेस। यदि व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड है देन उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा और अपना जीएसटी नंबर, अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ डिस्पैच, वह सब भी उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी और बहुत सारे टर्म्स आपको मिलते रहेंगे लगातार। कुछ शब्दों के मीनिंग आपको समझ नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे, थोड़ा समय लेंगे, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी क्वेरीज रहे हमारे कमेंट बॉक्स में या हमें व्हाट्सएप के